गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज लगभग एक हफ्ते के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पढ़ाए। आज मैं डेरिवेशन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं कुछ बिग साइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूँ ये लेवल 3, इनका टफनेस लेवल 3 है। आई मीन टफ है ये। इसमें से कुछ क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे हैं, कुछ ओलंपियाड्स के पूछे गए हैं, कुछ एनटीएससी के हैं, कुछ केवीपीवाई के हैं। ये बहुत ही क्लासिक और बिग क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिकल होंगे। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत ही सीरियस और फोकस रहना पड़ेगा और आपको पूरा समझ में आएगा। मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स अपडेट कर लेंगे और इस चैप्टर के सारे एपिसोड सीक्वेंस में वॉच कर लेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में कराने जा रहा हूँ। इनफैक्ट ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये भी डेरिवेशनल न्यूमेरिकल्स हैं। आई मीन इसको वो बच्चे कर पाते हैं जिनको डेरिवेशन का कंप्लीट आइडिया होता है। रटे हुए फार्मूले से आज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और ऐसे क्वेश्चन 40-50 सालों से पूछे जाते हैं। जब आप 50 साल का अनसॉल्व पेपर जेईई एडवांस का रखोगे तो आपको ये सब कुछ दिख जाएगा। कुछ ओलंपियाड्स में दिख जाएगा, कुछ केवीपीवाई में दिख जाएगा। इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करोगे। ये 10-15 साल के अनसॉल्व पेपर में कहीं नहीं दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कराता इसलिए हूँ क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चन आजकल रिपीट हो रहे हैं। किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके उन सारे क्लासिक ओल्ड क्वेश्चंस को आजकल रिपीट किया जा रहा है। तो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूँ और आपका नॉलेज लेवल अपग्रेड करने की कोशिश करूँ। तो ये डेरिवेशनल न्यूमेरिकल है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इंटेलिजेंट हो, एफिशिएंट हो, जल्दी बोर नहीं होते हो तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। सो प्यारे बच्चों, मैं कराने जा रहा हूँ। आप इसको सीरियसली वॉच करोगे और समझने की कोशिश करोगे। सो देखिए फिर। In the shown below figure, a uniformly charged infinite wire is bent as shown. Certain part is circular and certain part is straight. The linear charge density is lambda. Find the natural electric field vector at point 2. This is y-axis and this is x-axis given already. बच्चों, इस क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट लाइन है जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसका एक पोर्शन स्ट्रेट है, लेंथ 2r। सेकेंड पोर्शन सर्कुलर है, 3/4 सर्कल, रेडियस स्मॉल r। एंड थर्ड पोर्शन भी स्ट्रेट है बिल्कुल एंड एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। बच्चों, ये लोअर पार्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है मगर ये यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है। लैम्डा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है ऑन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एवरीवेयर कॉन्स्टेंट। सर्कुलर पोर्शन का सेंटर वो है। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो इसको करने का मेथड ये होगा। द गिवन कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज शोन इन द नेक्स्ट फिगर एट पॉइंट 2। नेक्स्ट फिगर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जो फर्स्ट लीनियर पार्ट है, यहाँ में स्ट्रेट पोर्शन है, उसका लेंथ 2r है। इसको मैंने पार्ट 1 डिफाइन किया। जो सेकेंड स्ट्रेट पार्ट है, इन्फिनिटी से चलकर यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इसको सेमी इनफाइनाइट वायर बोलोगी। और इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। जो थर्ड पार्ट है वो सर्कुलर है, ये 3/4 सर्कल है और इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, रेडियस इसका r है। इन तीनों की वजह से अलग अलग फार्मूले से सेंट्रल पॉइंट O पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड राइट करूँगा, फिर वेक्टर मेथड से रिजल्टेंट निकालूंगा।
बच्चों में प्रीवियस एपिसोड में डेरिवेशन दे चुका हूँ। अगर एक फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है तो उसी लाइन के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा, डिनोटेड बाय E1 वेक्टर। फर्स्ट पार्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 वेक्टर। फार्मूले के मुताबिक इसको स्मॉल a मानेंगे और इसको L मानेंगे। टेल की वैल्यू 2R होगी और स्मॉल a की वैल्यू R होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा। तो इसका फार्मूला बच्चों डिराइव हो चुका है, वो फार्मूला मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा E1। ड्यू टू सेम रीजन ये है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज। इसका लेफ़्ट टर्मिनल इन्फिनिटी पे है और राइट टर्मिनल यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये पॉइंट O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज स्मॉल r। तो जैसा कि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और उसके राइट टर्मिनल के फ्रंट पे पॉइंट O है। तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर दिखाते हैं, सिंबल E2x, एंड y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को राइटवर्ड दिखाते हैं, सिंबल E2y। बच्चों इन दोनों के फार्मूले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, अभी मैं दिखाता हूँ। थर्ड पार्ट ये 3/4 सर्कल होगा। 3/4 सर्कल का जो सेंटर होता है बच्चों, तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए होगा तो ये जो टोटल एंगल 270 है, उस 270 एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन 270 का कुछ इस तरह से होगा। अगर इसको ज्वाइन करा जाए और उसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया जाए एंगल बाइसेक्टर लाइन को, इसी डायरेक्शन में इस 3/4 सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यही आप थ्योरी पढ़े हो बच्चों। देखो एंगल बाइसेक्टर लाइन इस रेडियस के लॉन्ग होगा। अगर इस हाइपोथेटिकल रेडियस को ज्वाइन करूं तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 3/4 सर्कल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही 3 वेक्टर होगा। आई मीन यहाँ से बनाएगा 45। तो बच्चों आप ये जो वेक्टर्स हैं इनके फार्मूले क्या पढ़े उसको दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट स्टेट पार्ट दैट इज E1, लैम्डा अपॉन 4 pi epsilon नॉट 1/a माइनस 1/a प्लस एल, 1/a प्लस एल। बच्चों फार्मूला आप रिवाइज कर लेना, मैं प्रीवियस एपिसोड में दे चुका हूँ। जैसा मैं डायग्राम में समझाया कि एक वैल्यू R होगी और L की वैल्यू 2R होगी। यहाँ A प्लस L की वैल्यू पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस विल कम आउट 1/4 pi epsilon नॉट 2 λ/3R। Say this is equation 1. Then electric field components due to second semi-infinite state part. सेकेंड सेमी इनफाइनाइट स्टेट पार्ट, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट, उसके दो फार्मूले आप पढ़े हो बच्चों। सेमी इनफाइनाइट वायर का जो एक्स और वाई कंपोनेंट होता है, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 4 pi epsilon नॉट R, यही होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सर्कुलर पार्ट E3। प्यारे बच्चों इसका फार्मूला पढ़े हो लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon नॉट R sin phi/2। फाई जो सर्कुलर आर्क सेंटर पे सबटेंड करता है रेडियन में, तो 3/4 सर्कल सेंटर पे जो रेडियन में एंगल सबटेंड करता है दैट शुड बी 3 pi/2 अपॉन 2।
and it should be lambda upon 2 epsilon naught r. Finally बच्चों this becomes 3 pi by 4. Got it? 3 pi by 4 can also be expressed as pi minus pi by 4. So this becomes sin pi minus theta equals sin theta. Lambda by 2 pi epsilon naught sin pi by 4. Sin pi by 4 is 1 upon root 2. वैल्यू रखने पर आता है बच्चों lambda upon 2 root 2 pi epsilon naught r. This is third equation. I mean value of E3. अब प्यारे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में कैसे लिखा जाए? Hence the net electric field E naught vector. सारे x कंपोनेंट का अलजेब्राइक सम लेना होगा, फिर उसको i कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। सारे y कंपोनेंट का अलजेब्राइक सम लेना होगा, फिर उसको j कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, डायग्राम से आप समझ लो। देखो पॉजिटिव x राइटवर्ड दिखाया गया है, तो राइटवर्ड कंपोनेंट को प्लस में लोगे, लेफ्टवर्ड कंपोनेंट को माइनस में लोगे। इट शुड बी प्लस C1 प्लस C2y। और बच्चों E3 का एक x कंपोनेंट होगा लेफ्ट साइड में, दैट विल बी E3 cos 45। C3 cos 45 माइनस में होगा, उसके बाद i कैप से मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों को प्लस में लोगे, E3 cos 45 माइनस में लोगे, फिर i कैप से मल्टीप्लाई होगा। देखो वही किया गया है। Look E1 plus E2y minus A3 cos 45 into y कैप। अब ये y कंपोनेंट का अलजेब्राइक सम कैसे लेते हैं ये समझो। पॉजिटिव y डायरेक्शन में जो होगा उसको प्लस मिलेंगे, जो नेगेटिव y में होगा उसको माइनस मिलेंगे। आई मीन इट शुड बी प्लस C2x और E3 का y कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, that will be minus E3 sin 45. Got it? तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा प्लस E2x माइनस E3 sin 45 इंटू j कैप। देखो वही लिखा हुआ है, प्लस E2x माइनस E3 sin 45 इंटू j कैप। अब ये जो तीनों के फार्मूले ऊपर लिखवाया हूँ यहाँ पे पुट कर दो। आई मीन दिस इज E1, दिस इज E2y and this is E3 and this one is cos 45 into y cap. This is E2x, again E3 and this is sin 45 into j cap. प्यारे बच्चों आप बहुत ध्यान से देखो, तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 होगा। गॉट इट? तो ये फाइनली आएगा लैम्डा अपॉन 4 pi epsilon naught r, lambda upon 4 pi epsilon naught r. This is also lambda upon 4 pi epsilon naught r. ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये टर्म बचेगा। So it should be 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by 3r into i कैप। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होने वाला है, वो इसके साथ पूरी तरह से कैंसिल आउट होगा। तो जे कैप का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर इतना बचेगा। और इसको देख कर लगता है कि इट्स डायरेक्शन विल बी पैरेलल टू आई कैप, आई मीन अलोंग पॉजिटिव एक्स, and magnitude at center will be 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda upon 3r. Got it? Hence proved. प्यारे बच्चों मैंने पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दिया। डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स मतलब राइटवर्ड होगा, मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट शोन फिगर a non-conducting ring of charge is given. The linear charge density is given as lambda equals lambda naught cos phi, where lambda naught is positive constant and phi is azimuthal angle. Find out net potential V naught
net electric field E naught at point 2, that is center of the non conducting ring। प्यारे बच्चों, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ चार्ज है, इसीलिए जितना चार्ज यहाँ पे रख दोगे पड़ा रहेगा। और ये एक रिफरेंस रेडियस है वर्टिकल, उसे क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को मेज़र किया जा रहा है, और इस क्लॉकवाइज एंगल को +φ डिफाइन करा गया है। इसको हम लोग एजीमुथल एंगल बोलते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसा जो एंगल होता है, ये वर्ड वहीं से उठाया गया, एजीमुथल एंगल। तो फाई एंगल पे बनने वाला ये रेडियस है। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटा जाए, छोटा सा टुकड़ा काटा जाए, उस छोटे से टुकड़े पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा dq/dl, दैट इज गिवन एट लैम्डा नॉट cos फाई। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर पॉइंट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है और वो फाई का फंक्शन है। गॉट इट? लैम्डा नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, फाई वेरिएबल है। तो जैसा कि आप मैथ में पढ़े हो कि -φ to +φ कोसाइन फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। आई मीन -90 to +90। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेडियस बना दूँ और एंटी क्लॉकवाइज 90 मेज़र करूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज को -90 बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल रेडियस को राइटवर्ड प्रोड्यूस करूँ तो क्लॉकवाइज को +90 बोलेंगे। तो ग्राफ आपको पढ़ा चुका हूँ, -90 to +90, ये जो जोन है उसमें कोसाइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए रिंग पे चार्ज का साइन पॉजिटिव होगा, वही दिखाया हूँ। लेकिन बच्चों, यहाँ पे आने के बाद मोर देन 90, आई मीन यहाँ पे फाई की वैल्यू +90 होगा, तो +90 से आगे बढ़ता चला जाऊँगा। इज इट? यहाँ पे आके होगा +180। गॉट इट? क्लॉकवाइज एंगल बच्चों पॉजिटिव होता है, ध्यान से देखना। क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो यहाँ पे आएगा +90, यहाँ पे आएगा +180, यहाँ पे आएगा +270। तो ग्राफ में आपको पढ़ाया गया कि +90 से लेकर +270 तक कोसाइन फंक्शन नेगेटिव होता है, तो लोअर पार्ट पे चार्ज का साइन नेगेटिव आएगा। गॉट इट? इसलिए नेगेटिव दिखाया है। किसी भी पॉइंट पर लैम्डा की वैल्यू कोसाइन फंक्शन cos फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। सेंटर पे मुझको नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आपके क्वेश्चन में एक्स एक्सिस लेफ्टवर्ड डिफाइंड है, वाई एक्सिस डाउनवर्ड डिफाइंड है। पहले से डिफाइंड है क्योंकि ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में पूछा है। बच्चे, हम लोग पार्टिकल थ्योरी पढ़े हैं, तो इस पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट क्रिएट करना होगा। चार्ज एलिमेंट क्रिएट करना होगा, उसको पॉइंट चार्ज बोला जाएगा। फिर पॉइंट चार्ज की थ्योरी लगा के यहाँ पे पोटेंशियल लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा। तो देखो कैसे होता है। इन द बिलो शोन फिगर कंसिडर अ चार्ज एलिमेंट dq। बच्चों, जब सर्कल गिवन होता है, रिंग गिवन होता है, तो रेडियल सेगमेंट लेना होता है। एक रेडियस फाई एंगल पे बनाया और डी फाई एंगल के बाद एक दूसरा रेडियस बनाया, एंड वी नो दैट डी फाई इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। इन दोनों के बीच में इस रिंग का एक टुकड़ा एंट्रैप हो जाएगा, वेरी स्मॉल होगा, तो इसका लेंथ ऑफ आर्क dl होगा। तो इसके सेंटर पे लैम्डा मीन्स dq/dl, तो dq को लिखा जाएगा लैम्डा इंटू dl। बच्चों, इस पे बहुत थोड़ा सा चार्ज dq होगा, एंड दैट विल बी लैम्डा इंटू dl। बट इसके पॉइंट पर लैम्डा की वैल्यू पहले से गिवन है, उसको ला के पुट किया, और मैथ की थ्योरी कहती है कि लेंथ ऑफ आर्क dl दैट बिकम्स r/d5, r/d5 रेडियन में होना चाहिए, पुट कर दिया। इस प्रकार से dq की वैल्यू मैंने निकाल ली। बच्चों, dq एक पॉइंट चार्ज हुआ, उसके सेंटर को पॉइंट O से मिला दो, इस पॉइंट पर +1 पुट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग दिस लाइन आउटवर्ड आएगा। कूलॉम्स लॉ में आप पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी वेरी स्मॉल होगा, मैग्नीट्यूड d0 होगा, वेक्टर में इस पे एरो लगा दो,
तो ये वेक्टर हो गया, इज इट? सो प्यारे बच्चों, इस डायग्राम में एक मिस्टेक हो गया है। ये वाला एंगल अगर फाई है तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल फाई होगा, दिस में फाई यहाँ पे होना चाहिए, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा, और ये होना चाहिए 90 माइनस फाइव। गॉट इट? फिर से देखो, ये फाई डिफाइन करा हूँ, वर्टिकली अपोजिट ये एंगल ऑलमोस्ट फाइव होगा, और ये होगा 90 माइनस फाइव। तो ये जो डी नॉट वेक्टर होगा, इसके कंपोनेंट लिखते वक्त करेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों मैं पोटेंशियल निकालूंगा। पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ स्केलर होता है वो, तो उसमें कंपोनेंट की नीड नहीं होगी। कैसे होगी देखो, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट डी क्यू, दैट इज डी वी नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर। डी क्यू की वैल्यू पुट कर डालो बच्चों, डी क्यू की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर डालो, फिर आर से डिवाइड करो, सिंगल आर कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा नॉट कॉस फाई डी फाई। बच्चों ये पूरा का पूरा फाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट को पूरे रिंग पे ट्रेवल कराओ, पूरे रिंग पे ट्रेवल कराओ। उसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल का सिंबल ले सकती हो। तो लिखते हो आप कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ वी नॉट इक्वल साइक्लिक इंटीग्रल डी वी नॉट, फिर डी वी नॉट की वैल्यू पुट किया। लेकिन बच्चों यहाँ पे वेरिएबल फाई है, मकसद है पूरी रिंग को कवर करना, तो लिमिट फाई की लिखी जाएगी। तो 5 की लिमिट यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 5 की लोअर लिमिट 0 आएगा, फिर क्लॉकवाइज ऐसे घूमते चले जाओगे तो रिंग को कंप्लीट करके वापस यहीं पे पहुँच जाओगे। तो 5 की बच्चों अपर लिमिट 360 डिग्री होगा और रेडियन में 2 पाई होगा। तो 5 का अपर लिमिट 2 पाई होगा, लोअर लिमिट 0 होगा, पूरी रिंग कवर हो जाएगी, और इसको इंटीग्रेट करने से नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकालो, अंदर बचेगा कॉस फाई डी फाई। पहले से मालूम है कि कॉस फाई का इंटीग्रल साइन फाई होगा। पुट प्रॉपर लिमिट, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज साइन 2 पाई माइनस साइन 0। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो कि साइन 2 पाई की वैल्यू भी साइन 0 के बराबर होता है। तो साइन 2 पाई भी 0 होगा, साइन 0 0 होगा, डिफरेंस 0 आएगा, नेट पोटेंशियल 0 आएगा। गॉट इट? नाउ यूजिंग कूलम्स लॉ, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट डी क्यू, मॉडुलस ऑफ डी नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ में पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही पढ़े हो, क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े हो। क्यू की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों? डी क्यू लिखोगे। तो डी क्यू की वैल्यू जो निकालो यहाँ पे पुट कर डालो, उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करो, आर स्क्वायर को आर से कट करो, गिविंग यू दिस। अब बच्चों वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं। जो भी एलिमेंट वेक्टर होता है उसके जितने पॉसिबल ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होते हैं, तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट यूनिट वेक्टर के साथ पहले लिखा जाता है, फिर इसको इंटीग्रेट किया जाता है। प्रोसीजर यही होगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट वेक्टर है इसके ओनली 2 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे। क्यों होंगे? यही सब बातें बच्चों आपको डेरिवेशन में सीखना होता है, जो कि स्कूल लेवल पे आपको लोग नहीं सिखा पाते, और मैं आपको सिखाऊंगा। आपसे सीखिए कि कैसे लिखा गया है। बच्चों ये जो इसमें चार्ज एलिमेंट आप क्रिएट करे हो,
अगर ये एलिमेंट इस रिंग पे कहीं भी काटोगे तो क्या होगा? इस रिंग को एक प्लेन में दिखाया गया है, कोई भी एलिमेंट कहीं भी काटोगे तो जो डी वेक्टर होगा बच्चों, माना कि मैं एलिमेंट यहाँ पे काटा तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, इस एलिमेंट को पॉइंट ओ से ज्वाइन करो तो उस एलिमेंट की वजह से डी वेक्टर इनवर्ड आएगा। अगर उस एलिमेंट को मैं यहाँ पे काटता हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसको ऐसे मिला दो तो डी वेक्टर इधर आएगा, और उस एलिमेंट को यहाँ पे काटता हूँ, पॉइंट ओ से मिला दो तो डी वेक्टर आउटवर्ड आएगा। प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि एलिमेंट को टहलाते हो तो डी वेक्टर इसी प्लेन में रोटेट होता है। जब कोई वेक्टर किसी प्लेन में रोटेट होता है तो उस वेक्टर को टू डायमेंशनल वेक्टर बोलते हैं। टू डायमेंशनल वेक्टर को ओनली टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई कंपोनेंट आएगा। गॉट इट? प्यारे बच्चों, जैसा मैं बोला कि इसमें करेक्शन है, ये एंगल फाई होगा, ये 90-फाई होगा, तो डी नॉट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट आएगा बच्चों वो कॉस में आएगा, डी नॉट कॉस फाई, और यह आएगा डी नॉट साइन फाई। गॉट इट? तो मैं करेक्शन कर लूँगा, फिलहाल मैं इसको आई कैप जे कैप में दिखाने जा रहा हूँ, कैसे लिखोगे। बच्चों, जो एक्स कंपोनेंट होगा, देखो डी एक्स, डी एक्स, जैसा मैं बोला कि फाई ये एंगल होगा, फिर से समझो, जब फाई ये होगा तो एक्स कंपोनेंट साइन में आएगा। गॉट इट? तो डी एक्स आएगा डी नॉट साइन फाई, वाई कंपोनेंट आएगा डी नॉट कॉस फाई। बच्चों, मैंने लिखा तो सही है, केवल डायग्राम में मिस्टेक हो गया है, आप फिर से देख लो। पहले तो आप इसको लिखोगे एक्स कंपोनेंट इंटू वाई कैप, वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, और एक्स कंपोनेंट देखो मॉड डी नॉट साइन फाई। मैंने लिखा बिल्कुल सही है, इसमें मिस्टेक नहीं है, केवल डायग्राम में फाई गलत जगह पे दिखाया हुआ है। तो मॉड डी नॉट साइन फाई हुआ, और डी वाई हो गया मॉड डी नॉट कॉस फाई। गॉट इट? इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करी जाएगी, फिर इंटीग्रेट किया जाएगा पूरी रिंग पर। पूरी रिंग पर इंटीग्रेट करने के लिए, रिंग बच्चों एक क्लोज स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक इंटीग्रल का सिंबल यूज़ होगा, यहाँ भी, फिर राइट साइड में, फिर यहाँ भी। ये हो गया साइक्लिक इंटीग्रल डी एक्स आई कैप, साइक्लिक इंटीग्रल डी वाई जी कैप। जैसा कि मैं कई बार बताया हूँ, आई कैप इज़ अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, जे कैप इज़ अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, सो दे आर टेकन आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल। बाहर निकालो, इंटीग्रल में डी एक्स बचेगा, डी एक्स का इंटीग्रल कैपिटल ई एक्स, और इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज़ कैपिटल ई वाई, और इंटीग्रल ऑफ डी नॉट वेक्टर इज़ ई नॉट वेक्टर। प्यारे बच्चे, जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उससे ई नॉट वेक्टर की वैल्यू इस तरह से मिलेगी आप से। इक्वेशन 1 मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके निकालता हूँ। कैसे? देखो, ई एक्स इक्वल साइक्लिक इंटीग्रल डी एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ, मॉडुलस ऑफ डी नॉट निकाल चुका हूँ, उसको ला के पुट किया इंटू साइन फाई, फाई का लिमिट लिख दिया, लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट है, बाहर निकाला। इंटीग्रल में बचता है बच्चों कॉस फाई डी फाई इंटू साइन फाई। गॉट इट? आप क्या करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। नाउ दिस विल बी 8, 2 cos फाई साइन फाई डी फाई, इसको हम लोग साइन 2 फाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया साइन 2 फाई डी फाई। इंटीग्रल आपको पहले से पता है, इट शुड बी माइनस कॉस 2 फाई बाई 2, देन पुट प्रॉपर लिमिट। नाउ -1/2 is taken outside. Got it?
Now this will be minus lambda naught upon 16 pi epsilon naught r cos 2 phi लिमिट 0 to 2 pi। फिर बच्चों आपको पढ़ाया गया है कि पहले अपर लिमिट लिखोगे फाई की जगह पे, आई मीन 2 into 2 pi, दैट शुड बी cos of 4 pi। फिर माइनस लिखने के बाद लोअर लिमिट रखोगे, फाई की जगह पे 0 लिखोगे तो ये cos 0 बचेगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो cos 4 pi की वैल्यू वही होती है जो cos 0 की होती है। I mean this becomes 1 minus 1 and 1 minus 1 is 0. Say this is equation 2. अब आप y कंपोनेंट निकालो। EY equals cyclic integral dy and dy is mod d naught cos phi, mod d naught की वैल्यू पुट कर डालो इंटू cos phi, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लो, ये होगा cos स्क्वायर phi d phi। इसको cos 2 थीटा के फार्मूले में कन्वर्ट, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस इज 2 cos स्क्वायर phi d phi। बच्चों इसको रिप्लेस करो, ये होता है 1 प्लस cos 2 phi, फार्मूला समझ लो। इसको रिपीट करो, फिर इसको इंटीग्रेट करो, 1 इंटू डी फाई का इंटीग्रल फाई, cos 2 phi d phi का इंटीग्रल sin 2 phi by 2, देन पुट प्रॉपर लिमिट। पहले फाई की जगह पे अपर लिमिट 2 पाई लिखा जाएगा, कुछ ऐसा आएगा आई मीन 2 पाई प्लस साइन 4 पाई बाई 2, देन पुट नेगेटिव, फिर आप लोअर लिमिट लिखो या 0, here also 0। now this will be 0 plus sin 0 by 2, sin 0 0 completely 0, sin 4 pi also 0, second part 0, you have remaining only 2 pi। बच्चों यहाँ खाली 2 पाई बचेगा, दिखा दो। 8 पाई को 2 पाई से कैंसिल आउट करो, गिविंग यू लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। Now from equation 1, 2 and 3, this was your original expression for electrically not। बच्चों करना क्या है आपको, तो इसे डिराइव करना था, इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। Tx तो आप 0 निकाले हो, Ey इतना निकाल चुके हो, तो केवल यही बचेगा। I mean नॉट वेक्टर इज लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे कैप। प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव स्केलर है, आई मीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू जे कैप, मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन आएगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और मैग्नीट्यूड इतना आएगा, आई मीन लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर, डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। डायग्राम देखो, so it would be vertically downwards at point 2। got it? देख लो पॉजिटिव वाई किधर होगा। बच्चों डायग्राम में पॉजिटिव वाई डाउनवर्ड दिखाया गया है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। यही मैंने आपको डिराइव करके दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके रोडो में भी दिख जाएगा, और वैसे ये बहुत पहले RT-JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ओलंपियाड में भी रिपीट हुआ है। उसके लिए आपको 50-55 ईयर्स के अनसॉल्व पेपर देखने होंगे। अब आजकल यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के पूछे जा रहे हैं। JEE एडवांस के पेपर में बच्चों 20 से 25% क्वेश्चन डेरिवेशनल होते हैं, कहने को ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन डिराइव करने के बाद ही उसका आंसर आता है।
तो एज ए टीचर, रिस्पॉन्सिबल टीचर, मेरी ड्यूटी है मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन सिखाऊँ। हर क्वेश्चन हल्का हल्का ईजी बता दिया जाए तो आपके साथ इनजस्टिस होगा। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेस लेकर आप भी अपना काम करो, आप अच्छी रैंक ला सकती हो। Now next question. There is a uniformly charged solid sphere of charge with volume charge density rho coulomb per cubic meter, which is centered at point O, out of which a spherical cavity centered at O dash is created as shown. The displacement vector O dash is a constant vector A vector given. Find out electric field intensity within the cavity at any point P. Consider free space everywhere. बच्चों ये सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, रो की वैल्यू कांस्टेंट है। इसमें एक स्फेरिकल केविटी कट करी गई है, रिमूव कर दिया है, उसका सेंटर ओ डैश है और जो अनकट स्फीयर है उसका सेंटर पॉइंट 2 है। सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कांस्टेंट वेक्टर ए से दिखाया हुआ है। केविटी के अंदर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना है। गॉट इट? इंटेंसिटी वेक्टर एट पॉइंट पी डिराइव करना है। तो डेरिवेशन कैसे होगा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, देखो बहुत अच्छे समझना। बच्चों मैंने आपको कट बॉडी की थ्योरी पढ़ा रखी है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विद इन द केविटी और एट पॉइंट पी एनीवेयर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ई अनकट वेक्टर माइनस ई कट वेक्टर। बच्चों इसको कहते हैं कि एट पॉइंट पी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू अनकट बॉडी एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू कट पोर्शन। जो कट पोर्शन है अगर उसको रिमूव ना किया जाए तो उसका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर। डिफरेंस इसलिए बच्चों लिया जाता है क्योंकि इस कट पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन होगा वो माइनस हो जाता है। बस इतनी सी बात है, उसको काट के हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो उस पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन होगा वो माइनस हो जाएगा पूरी में से। अब इसको मैं वेक्टर मेथड से आपको समझाता हूँ। सी द बिलो फिगर फॉर द रेफरेंस। इज इट? बच्चों जब स्फीयर कटा हुआ नहीं था तो उसको अनकट बॉडी बोलोगे। नाउ दिस इज योर कंप्लीट अनकट सॉलिड स्फीयर and as per your question rho is constant everywhere। बच्चों ये पॉइंट P इंटरनल पॉइंट माना जाएगा, उसका रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर R मान लो। फार्मूले आप पहले से जानते हो, पढ़ चुके हो, डेरिवेशन बता चुका हूँ। किस पॉइंट पर इंटरनल पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है बिकॉज ऑफ रेडियल सिमेट्री एंड दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय E अनकट वेक्टर। सिमिलरली जो आप यहाँ केविटी काटे हो, अगर मैं उसको रिमूव ना करूँ, एट द सेम प्लेस उसको कंसीडर करूँ, काटने के बाद उसको कंसीडर करोगे इतना बड़ा दिखेगा। इज इट? सेंटर और डैश होगा। अभी रिमूव नहीं करा हूँ बच्चों, इसलिए इसमें चार्ज भरा हुआ दिख रहा है। पॉइंट पी कुछ यहाँ पे दिखेगा, उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है। बच्चों ये जो केविटी आप काटे हो उसके लिए भी पॉइंट पी इंटरनल पॉइंट होगा। तो इंटरनल पॉइंट पर सिर्फ इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा, रेडियली आउटवर्ड, डिनोटेड बाय ई कट वेक्टर। तो इन दोनों को फार्मूले से लिख कर डिफरेंस लेना होगा। प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ। बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए रिमेनिंग बॉडी दिखाना होगा।
क्योंकि एक्चुअल में आपके क्वेश्चन में रिमेनिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो कट पोर्शन को रिमूव कर दिया बच्चों, पॉइंट पी कैविटी के अंदर था, दिखा दिया। इस पोजीशन वेक्टर को आर डैश से मैंने पहले ही दिखाया हुआ था, दिखा दिया। और पॉइंट पी पर कट पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल था, ई कट वेक्टर दिखा दिया। प्यारे बच्चों, पॉइंट पी को पॉइंट ओ से ज्वाइन करके इसको रेडियस वेक्टर आर डिफाइन किया था। तो इस आर वेक्टर को भी दिखा दिया। पॉइंट पी पर जो ई अनकट इलेक्ट्रिक फील्ड था और रेडियल था उसको भी दिखा दिया। तो प्यारे बच्चों, ये ई कट वेक्टर हो गया, ई अनकट वेक्टर हो गया। मुझको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। फिजिकल मैथमेटिक्स में वेक्टर डिफरेंस पढ़ाया था कि दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे लेना होता है। पहले उनके इनिशियल को कॉमन पॉइंट पे रखा जाता है, फिर उन दोनों वेक्टर को ड्रा किया जाता है, उनके टर्मिनल्स को मिलाया जाता है, और जो वेक्टर पहले लिखते हैं उसके टर्मिनल के पास टर्मिनल बनाया जाता है। नाउ shown by green color, this vector will give you difference between two, that is E uncut minus E cut. You must say this is net electric field for the remaining body. बच्चों, ये जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा, जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन होगा वो डायरेक्शन बताएगा। लेकिन बच्चों, ये तो ज्योमेट्री बनाने का तरीका है, लेकिन ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप डिराइव करोगे वो आपने पॉइंट पी पर डिराइव करा है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर आएगा डिराइव करने पर, वो एग्जैक्टली वेक्टर ए के पैरेलल होगा। देखो, ज्योमेट्री में मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर है वो एग्जैक्टली वेक्टर ए के पैरेलल है। तो ये वेक्टर ए के पैरेलल होगा और ये कांस्टेंट वेक्टर होगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, आप देखो, पहले ज्योमेट्री समझ लो। For the uncut body, OP vector is R vector, already shown. For the cut portion, O dash P vector is R dash vector, already shown. At any internal point of the solid sphere, we know this formula. Then at point P net electric field E vector equals E uncut minus E cut. Now E uncut should be rho r by 3 epsilon naught. E cut should be rho r dash upon 3 epsilon naught. बच्चों, ये भी इंटरनल पॉइंट था, ये भी इंटरनल पॉइंट था, ये भी सॉलिड स्फीयर की वजह से था और ये भी सॉलिड ही था। फार्मूले तो सिमिलर होंगे, लेकिन ई अनकट में पोजीशन वेक्टर आर होगा, ई कट में पोजीशन वेक्टर आर डैश होगा। हाउएवर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, विद इन ब्रैकेट आर माइनस आर डैश होगा। ज्योमेट्री तक कहती है कि आर माइनस आर डैश विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर ए। बच्चों, ये पॉजिटिव स्केलर होगा तो ये दोनों पैरेलल होंगे। आई मीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू वेक्टर ए। और इसमें वेरिएबल कुछ भी नहीं है, मतलब केविटी के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, मतलब सभी लाइन पैरेलल होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी लाइन वेक्टर ए के पैरेलल होंगी। गॉट इट? आर माइनस आर डैश ए क्यों होगा ये समझ लो ज़रा। प्यारे बच्चों, अगर इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दूँ, बहुत ध्यान से देखना, मिस नहीं करो। नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर डैश इक्वल्स रिजल्ट इन वेक्टर आर। तो बच्चों, वेक्टर ए प्लस आर डैश को इक्वल टू आर लिखोगे, तो जब आर को आर डैश माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर ए के बराबर आएगा। इसीलिए आर माइनस आर डैश को वेक्टर ए वहाँ मैंने लिख रखा है। तो ये फार्मूला तो मैंने आपको डिराइव कर दिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये सब अनसॉल्व पेपर में दिख जाएगा। ये मैंने डेरिवेशन आपको समझाने की कोशिश की है। Now next question, in the next figure
There is an infinite uniformly charged solid cylinder of charge with volume charge density rho coulomb per cubic meter, out of which a cylindrical cavity is created as shown. The axes of both cylinders are parallel. The displacement vector O dash is vector A. Find out electric field intensity within the cavity at any point P. Consider free space everywhere. प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। आमीन इसके हर पॉइंट पर रो की वैल्यू कांस्टेंट है। लेंथ इसका इन्फिनिटी मतलब वेरी लार्ज है। आमीन इसके रेडियस के कंपैरिजन में इसका लेंथ 100 गुना से ज़्यादा है, तो इसको इन्फाइनाइट सिलेंडर लिखा जा सकता है। रेडियस छोटा है और ये अनकट बॉडी का एक्सिस हुआ, और अनकट सिलेंडर के एक्सिस पर जो सेंटर है वहाँ पॉइंट 2 है। प्यारे बच्चों, टॉप टू बॉटम एक सिलिंड्रिकल कैविटी क्रिएट किया गया है। देखो, एक ऐसी सिलिंड्रिकल कैविटी जिसका ये एक्सिस होगा और उस पर जो सेंटर होगा वो डैश होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर ए है। बच्चों, ये जो कैविटी क्रिएट किया है, इसी कैविटी के अंदर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। तो अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन को समझाना चाहूँ, ऊपर से देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखो, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो अनकट सिलेंडर है ये उसका है सेक्शन, और ये जो कैविटी सिलेंडर है ये उसका है सेक्शन। सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर। बच्चों, कैविटी के अंदर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है, आर्बिट्रेरी कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। प्रोसीजर वैसे ही होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने लिया है। कैसे लिया है देखो। We know that electric field intensity at point P within the cavity vector E equals C uncut minus E cut. See the cross section in the next figure for the difference. प्यारे बच्चों, ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 2। मैं इस बुक का राइटर प्रिपेयर कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मेरी बुक पब्लिश होने वाली है। उसके बाद आप चाहो तो इसकी एक कॉपी अपने टेबल पे परचेज करके रख सकते हो, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि वीडियो से रिवीजन करना बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत टाइम टेकिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द अनकट बॉडी, सपोज ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर। फॉर द कट पोर्शन or as p vector is r dash vector at any internal point of the solid sphere. Electric field is rho r by 2 epsilon naught. प्यारे बच्चों, बहुत पहले मैं किसी एपिसोड में यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन दे चुका हूँ। आप रिवाइज कर लेना। इसमें यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई शुड बी अनकट माइनस ई कट। मैं जरा डायग्राम से समझा दूँ। बच्चों, ये इनफाइनाइट सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। अगर सिलेंडर अनकट होगा तो सॉलिड होगा, और जो कैविटी का पॉइंट है वो इसके अंदर होगा। ये उसका रेडियस वेक्टर है। तो मैं डिराइव करके दिखा चुका हूँ कि रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिनोटेड बाय ई अनकट। यही आता है रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे, जो कटा हुआ सिलेंडर है अगर उसको रिमूव ना करा जाए तो ये उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा।
सॉलिड 4 से भरा हुआ, इसके अंदर भी वही का वही रो होगा, उसका सेंटर और डैश होगा, पॉइंट पी कहीं यहाँ होगा। बच्चों कटे पोर्शन के लिए भी पॉइंट पी इंटरनल पॉइंट है, रेडियस वेक्टर आर डैश होगा। इस कटे हुए सिलेंडर का इंटरनल पॉइंट पी पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रेडियल होगा, शोन बाई कट वेक्टर फॉर द कट पोर्शन। अब बच्चों रिमेनिंग बॉडी का क्या होगा, काट के इसको हटा दोगे तो डायग्राम कैसे बनेगा। देखो मैंने कैविटी क्रिएट कर दिया, रिमूव कर दिया, पॉइंट पी जहाँ था वहीं पे है, ये है आपका आर वेक्टर और ये होगा ई अनकट वेक्टर और ये होगा डैश वेक्टर, ये होगा ई कट वेक्टर। फिर इन दोनों का डिफरेंस अभी अभी समझाया हूँ कि डिफरेंस टर्मिनल को मिलाने से मिलेगा। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, दैट इज ई अनकट माइनस ई कट। बच्चों बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो वेक्टर डिराइव करने पर आएगा वो वेक्टर ए के पैरेलल आएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन है वो वेक्टर ए के पैरेलल होगा, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस पॉइंट पी कैविटी के अंदर डिराइव करे हो। ज्योमेट्री समझाने के लिए वो यहाँ दिख रहा है, बट एक्चुअली ये वेक्टर पॉइंट पी पर होगा, कुछ ऐसा होगा और डायरेक्शन वेक्टर ए के पैरेलल होगा। डेरिवेशन देखो E uncut is rho r by 2 epsilon naught, E cut is rho r dash by 2 epsilon naught। इसको ले लो कॉमन, within bracket r minus r dash and this becomes equal to vector E। बच्चों ये पॉजिटिव स्केलर है, इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू वेक्टर ए, एवरीथिंग इज कांस्टेंट सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपने सिलिंड्रिकल कैविटी बनाई है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, सारी लाइंस पैरेलल होंगी, वेक्टर ए की पैरेलल होंगी। डन। इसका ये हुआ मतलब बच्चों कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर वेक्टर ए के पैरेलल होगा कैविटी के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को ड्रा करके दिखाना होगा तो एक लाइन यहाँ दिखाओगी, फिर ऐसे दिखाओगी, सारी लाइन को पैरेलल दिखाओगे वेक्टर ए के पैरेलल, फिर ऐसे दिखाओगे तीसरी लाइन, फिर ऐसे दिखाओगे चौथी लाइन, फिर ऐसे दिखाओगे पांचवी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी लाइन कैविटी में पैरेलल दिखाओगे एंड पैरेलल टू वेक्टर ए, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। सो प्यारे बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करूँ और फिर अगले एपिसोड में बचे हुए अच्छे न्यूमेरिकल में फिर से कराऊँगा। और आई होप आपने इस डेरिवेशन को एंजॉय किया होगा। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बहुत सारी पॉपुलर टीचर, फेमस टीचर बड़ी बड़ी कोचिंग में टच करने की कोशिश नहीं करते, पढ़ाने की कोशिश नहीं करते। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा मैथमेटिकल टॉपिक है, जैसे कि कोटा में जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं उनको A1 बैच में पहले लोग डाला करते थे, तो A1 बैच के बच्चों को इस तरह की चीज़ें लोग पढ़ाते हैं और किसी बैच में ऐसे क्वेश्चन वो लोग कराते नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसको पढ़ने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर तक जर्नी करते हैं, स्टूडेंट्स 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए साल 2 साल में खर्च करते हैं, वो चीज़ मैं इतने प्यार से अपनी किताब में लिख कर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सीरियस रहोगे तो ये सब चीज़ें आप फ्री में मेरे से ले लोगे, सीख लोगे, बस थोड़ा खर्च करना होगा। अगर आपको फ़ायदा लगे तो मेरी बुक परचेज कर लेना। वैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो मैं ई बुक का फ्री डाउनलोडिंग कभी कभी ऑफ़र करता हूँ। ये कंटेंट आपको मेरी ई बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन ई बुक बहुतों को स्क्रीन पे पढ़नी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने प्रिंट बुक भी पब्लिश कर रखा है, बीच बीच में लिंक शेयर करता हूँ, डिस्काउंट भी ऑफ़र करता हूँ।
तो आप मेरी प्रिंट बुक परचेज करके वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। फिर भी 10 किताबें खरीदोगे तो मुश्किल से आपके 5,000 रुपये लगेंगे। 1 लाख 1.5 लाख कोचिंग के बराबर तो नहीं लगेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि आपकी किताबें बड़ी महंगी हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी किताबें कलर इंटीरियर प्रिंट करा है, ऐसे ही प्रिंट हुआ जैसा दिख रहा है ये। और 100 GSM का आर्ट पेपर, वाइट आर्ट पेपर, मोटे पेपर पे प्रिंट हुआ है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट 3 टाइम्स है। मैं अपनी रॉयल्टी 0 करके आपको 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ। फिर मैं कहना चाहूँगा कि महंगा क्यों होता है। जो आप 500 रुपये की टेक्स्ट बुक खरीदते हो बच्चों, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक का 10 गुना पढ़ाते हैं। मेरी बात समझो। अगर आप क्लास 11th की टेक्स्ट बुक लेते हो सपोज 500 रुपये में फिजिक्स का, तो उससे आप पार्टी जेई एडवांस ओलंपियाड नहीं निकालोगे। मैं जो पढ़ाता हूँ, जितना आपके टेक्स्ट बुक का कंटेंट उसका 10 गुना पढ़ाता हूँ, आप रियलाइज़ करोगे। तो जब 10 गुना मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा, लिखा जाएगा, दिखाया जाएगा, तो प्राइस भी 10 गुना होगी। इसलिए 10 किताबें खरीदोगे तो लगभग 5,000 रुपये आपके लगेंगे, क्योंकि 10 गुना मटेरियल भी आपको मिलेगा। और आप स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ के तो ये सब नहीं सीख पाओगे, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। और अच्छे बच्चे हो तो किताब से सीख जाओगे, वीडियो लेक्चर से सीख जाओगे। 1.5-2 लाख की कोचिंग तो ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा ठीक से कैलकुलेशन समझोगे तो आप घाटे में नहीं रहोगे। 1 साल की किताब 5,000 में, 2 साल की किताब 10,000 में, 10,000 में अगर फ्री का वीडियो लेक्चर देकर सीख लेते हो तो आपके गार्जियन के 2-2.5 लाख रुपए बच जाएंगे, जो आप कोटा में जाके दे कर आते हो। सो प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सीरियसली सोचो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से ये सारी डायग्राम मैंने कंपोज करे हैं। एक एक डायग्राम मैंने बनाया, एक एक लाइन मैंने टाइप किया है, इसलिए मुझे गलती तुरंत पकड़ में आती है। बहुत पेशेंस के साथ काम करने पर भी थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक कहीं कहीं हो जाता है, और जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे पकड़ में आता है, उसी दिन उसको मैं एडिट कर लेता हूँ, ताकि जो प्रिंट बुक आपके सामने छप के आए तो उसमें गलतियाँ ना रहे। इसलिए मैं लिखते जाता हूँ, पढ़ाते जाता हूँ, गलतियाँ सुधारते जाता हूँ। सो प्यारे बच्चों, मुझे बस इतना ही बोलना था। अभी मेरे पास इस तरह के अच्छे अच्छे और भी न्यूमेरिकल हैं, जो मैं अगले एपिसोड में आपको पढ़ाता हूँ। इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, and wish you good evening. See you again.